सिटीजन स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है आतिश ज़िदगी के वाक़यात और फायर फाइटिंग। नाज़रीन, हमारे साथ मौजू पर बात करने के लिए मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। सईद अख्तर जदून साहब चीफ फायर ऑफिसर हैं KPT के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सईद अख्तर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि KPT के जो फायर डिपार्टमेंट है उसका पस मंज़र क्या है, अगराज़ व मकासद क्या है, ताकि हमारे नाज़रीन तक अवेयरनेस पहुँच सके। बहुत शुक्रिया जी। बंदरगाहें पूरी दुनिया में जहाँ भी हों वो ख़तरों का घर कहलाती हैं, क्योंकि वो उस बंदरगाह के ज़रिए जो है वो कार्गो हैंडलिंग होती है और इंडस्ट्रीज़ का जितना भी रॉ मटेरियल है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स है, वो उन पोर्ट्स के ज़रिए गुजरता है। सेंसिटिव एरियाज़ हैं, सेंसिटिव एरिया है, होम ऑफ हैज़र्ड कहलाता है वो। ठीक। तो बंदरगाहें अपने पास फायर डिपार्टमेंट का इंतजाम ज़रूरी समझती हैं कि वो डिपेंड नहीं कर सकती, इस चीज़ पर सेल्फ सफिशेंट होते हैं वो लोग। ठीक। तो हमारे यहाँ बंदरगाह जब कायम हुई 1886 में कराची पोर्ट, उस वक्त से फायर डिपार्टमेंट चला आ रहा था, लेकिन एक रिक्वायरमेंट एक इमरजेंसी के तौर पे एक छोटी सी टीम थी। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिस वक्त बॉम्बे वॉज दी पार्ट ऑफ सिंध और इसका कैपिटल था, तो एक सिक्योरिटी का शिप जो है एरेस्काइन नाम का, वो बॉम्बे पोर्ट पे एक्सप्लोड हो गया। अच्छा। उस एक्सप्लोजन की वजह से बॉम्बे पोर्ट जो है तकरीबन डैमेज हो गई। तो उस वक्त जो सूबा सिंध की पोर्ट्स थी उनको स्ट्रेंथन करने के लिए फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर पाकिस्तान में KMC का फायर डिपार्टमेंट कराची और कराची पोर्ट्स के दोनों डिपार्टमेंट्स को 1944 में एक साथ स्ट्रेंथन किया गया। अच्छा जी हाँ। तो 8 लोगों से बढ़ के ये तकरीबन 300 अफराद तक की स्ट्रेंथ उस वक्त बनाई गई और इनको मजबूत किया गया। पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले ये डिपार्टमेंट मजबूत हुए और फिर आज की मौजूदा पोजीशन तक ये लोग पहुँचे। अच्छा, ठीक है। तो इस वक्त आपके इदारे के पास जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और जो स्नार्कल्स हैं, उनकी कितनी तादाद है? कराची पोर्ट्स इस का जो फायर डिपार्टमेंट है, इसको हम प्राइड ऑफ द पोर्ट कहते हैं। इस वक्त हमारा एक 60 सेकंड गोल्डन रूल है कि फायर की इतला आ जाने के बाद 60 सेकंड में हमारे फायर टेंडर रोड पे होते हैं। अच्छा जी। और इस वक्त कराची शहर में हमने जो सर्विसेज दी हैं, जो अलाइड फोर्सेस का एक कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया में इत्तेहादी अफवाज हैं कि कराची के बाकी इदारे जैसे हमारी मदद को आते हैं तो हम उनकी मदद को जाते हैं। तो हम जो है जनरल मैसेज की, एक आम आवाम की इस वक्त एक डिमांड, एक मुतालबा बन चुके हैं। शहर में कोई भी फायर हो तो उस वक्त KPT फायर ब्रिगेड का आम आवाम की तरफ से आवाज़ आती है कि KPT को भी कॉल कर लें। अच्छा, लेकिन लोगों को तो बड़ी शिकायत है फायर ब्रिगेड के अमले से। वो कहते हैं कि वो वक्त पे ही नहीं पहुंचता। आग जब पूरी फैक्ट्री को जला के बिल्कुल ज़ीरो कर देती है, तब फिर वो फायर ब्रिगेड का सायरन बजता है और वो मतलब बड़े बुनियादी नोयत का आप सवाल कर रही हैं और मेरे ख्याल में अब इसका मुस्तकिल हल आ जाना चाहिए सामने। हमें वो कोई इल्हाम नहीं होता, हम पे कोई वही नहीं उतरती, हम माफूकुल फितरत नहीं है। ठीक है। हम आपकी आवाम की जनरल मैसेज की नजरों से काम देखते हैं। सुपर नेचुरल वाला ही कर रहे हैं। हमें इत्तला हो जाए तो हम निकल जाएंगे, हमें इत्तला नहीं होती। असल में सब लोग ये समझ रहे थे किसी ने बता दिया होगा, हमें बताया नहीं जाता। ठीक। हमें अपने नंबर को याद करना होगा। अगर अमेरिकन 911 हमें याद है, हमें इंटायर यूरोप का 999 याद है, तो हमें पाकिस्तान का स्वीट 16 क्यों याद नहीं है? 16 पूरे अक्रॉस पाकिस्तान फायर डिपार्टमेंट का एक ही नंबर है। ठीक है। और हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो इतला करे। हमें इतला नहीं होती, फायर डिपार्टमेंट कभी ताख़ीर नहीं करता। मैंने गुजारिश की है कि 60 सेकंड गोल्डन रूल है। पाकिस्तान का कोई भी फायर डिपार्टमेंट विद इन अ मिनट अपना स्टेशन छोड़ देता है कॉल आने के बाद। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक पहले तो कहते थे फायरमैन कहा जाता था ना, जो फायर फाइटर्स आज हम इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, और मेरी नज़र में तो आप लोग फाइटर ही हैं और लोगों का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फायर फाइटर्स जो होते हैं ये भी एक जंग लड़ रहे होते हैं, आग से लड़ रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगाकर ये काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या डिफरेंस क्या है ये फायरमैन और फायर फाइटर का? बड़ा हसास नौयत का आपने सवाल किया कि हमारे यहाँ शायद कि मेल डोमिनेशन सोसाइटी है, इसलिए हमने फायरमैन और लीडिंग फायरमैन का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। अदरवाइज पूरी दुनिया में ये फायर फाइटर कहलाते हैं। अच्छा। पाकिस्तान रेलवे का दुनिया में जब स्टीम इंजन का निज़ाम था तो उसके स्टीम को चलाने के लिए कोयला फेंकने वाले 2 जवान हुआ करते थे इंजन में, वो स्टीम बनाने के लिए वो फायर इग्नाइटर थे, वो फायरमैन कहलाते थे। अच्छा, उन्हें कहा जाता था ये रेलवे के। अच्छा, ठीक है। अब ये फायर फाइटर में नॉन जेंडरिकल लैंग्वेज हमें यूज़ करनी होगी, मैन एंड विमेन के चक्कर से निकलना होगा। दुनिया में विमेन बहुत अच्छी फायर फाइटर साबित हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में फायर फाइटिंग में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है। जो ज़लज़ला जब आया पाकिस्तान में 2005 में, तो उसके बाद सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में फायर की ट्रेनिंग देती है। उन्होंने सिर्फ 2006 पाकिस्तान का एक साल है जिसमें फायर फाइटर 1 एंड फायर फाइटर 2 ट्रेनिंग्स करवाई गई, और 2007 के बाद वही पुरानी चाल पे हम वापस आ गए, फायरमैन और लीडिंग फायरमैन।
बिल्कुल इसी तरह जैसे फाइलें दब जाती हैं और जी, फिर इसी तरह हुआ। 1 साल पाकिस्तान के रिकॉर्ड में है कि फायर फाइटर कोर्स कराए गए। उसके तो बाद क्या वजूहत क्या थी, क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाया? लोगों में इंटरेस्ट नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। देखिए ना, एक लेडी को नहीं पता कि उसका फ्यूचर क्या है, वो अगर इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करती भी है, मेरा ख्याल है अपने करियर बनाने के लिए तो कभी कोई इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं करता होगा। यकीनन ऐसा ही है। फायर फाइटिंग का प्रोफेशन पाकिस्तान में अंडर एस्टिमेटेड प्रोफेशन है, इसको एज ए करियर लोग नहीं लेते। इस वजह से जो प्रॉपर जो टैलेंट हंटिंग ना होने की वजह से, जब गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, उसके बैठे लोगों का काम होता है कि वो अपनी इनपुट्स दें कि इसको कैसे मॉडर्नाइज किया जा सके। जब आपने प्रॉपर टैलेंट हंटिंग नहीं की होगी तो यकीनन उनके पास है ही नहीं कुछ डिलीवर करने को, क्या डिलीवर करेंगे। ठीक है। अब पाकिस्तान में ये हुआ कि रेस्क्यू 1122 पंजाब में जो एक सेटअप बना, उन्होंने फायर फाइटिंग को जब टेक ओवर किया और एक MBBS डॉक्टर को उनको डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बनाया, 600 जवान उनकी डाउन लाइन में दिए और उन्होंने डिप्लोमा लड़कों को उन्होंने अहमियत दी, तो आज रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान में उम्मीद की वो किरण बनी है कि अब उसको KPK एंड सिंध के अंदर भी लाने की पूरी भरपूर कोशिश हो रही है। KPK में हो गया इम्प्लीमेंट और सिंध में उस पर काम शुरू हो गया और उसमें यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रेस्क्यू 112 आप अच्छी उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर भी उसको वही रिस्पांस मिलेगा जो पंजाब में मिला है। अक्रॉस पाकिस्तान भी आएगा इंशाल्लाह। आप उम्मीद नहीं है, आप यकीन की बात है कि इंशाल्लाह यकीन की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्यों करियर क्यों नहीं है इस शोबे में? फायर फाइटर का क्यों नहीं करियर काउंट किया जाता? इसके लिए भी कुछ इस्लाहात होने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है, या ये वही है कि बाप की सीट पे बेटा आ रहा है तो इसलिए कोई बॉदरेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ठीक है, चल रही है, नस्ल दर नस्ल चल रहा है। इन सब से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेफ्टी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का काम है तो ये इंडस्ट्री का भी काम है, जनरल मैसेज का भी काम है। फायर पे काम करना कि फायर इज़ अ नेचुरल टेररिस्ट। ठीक है, देखिए नेचुरल टेररिस्ट है, इसके पास कोई रहत नहीं है किसी के लिए। सही। इंसान अगर बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है तो फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड इज़ द फायर एंड अल्लाह हैव मेड द हेल विद द फायर। इसलिए हमें ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि इस नेचुरल टेररिस्ट का एड्रेस करें। लेकिन हम इसे कैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए मुआविन भी तो है ना, हेल्पफुल भी तो है। अगर ये ना हो तो चूल्हे कैसे जलेंगे, आप कैसे खाना खाएंगे? लेकिन अच्छे दोस्त को आजमाने की कभी कोशिश नहीं कीजिएगा। फायर बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, लेकिन हमारी वर्स्ट एनिमी भी है। और पाकिस्तान में फायर का कोई कम्प्रिहेंसिव एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है। जब कानून की अम्ब्रेला ऊपर नहीं होगी तो वो इदारे खुली तपिश के नीचे, खुले आसमान के नीचे यकीनन इसी तरीके से, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो फायर फाइटर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। वो अपनी जानें लड़ा रहे हैं। लेकिन फायर एक्ट बन जाए, सिविल डिफेंस एक्ट, सिनेमेटोग्राफी एक्ट, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, इनकी सब की क्लॉजेज लेके अगर हम बनाएंगे, अभी हालिया गवर्नमेंट ने कोशिश की है बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सईद अख्तर साहब, मजीद भी आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मजीद भी आपसे सवाल करेंगे और उनके जवाबात अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, न्यूज़ 1 स्पेशल का ये प्रोग्राम है और सईद अख्तर जदून चीफ फायर ऑफिसर KPT हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। मुख्तलिफ सवालात हम कर रहे हैं फाइटर्स के हवाले से और जो आतिश ज़िदगी के वाक़यात होते हैं उनके हवाले से। सईद साहब, आपने कानून साजी की बात की, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ बात कर रहे थे कि आग पर कोई कानून ही नहीं है, कोई कानून साजी ही नहीं की गई है, तो इस पर बड़ी ज़रूरत है अभी कुछ काम करने की। नहीं, कानून साजी यकीनन है, थोड़ी सी स्कैटर्ड है। अच्छा, जैसे मैंने गुजारिश की थी कि सिविल डिफेंस एक्ट 1952 यकीनन पाकिस्तान में आज तक वो ट्रेनिंग पूरी देता चला आ रहा है। नहीं, सिविल डिफेंस का पाकिस्तान में जो डिफरेंट 3 टीयर्स हैं उनमें मेरे ख्याल में हम सिविल डिफेंस के किरदार को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जैसा भी अच्छा या बुरा निज़ाम आज मौजूद है, ये फायर फाइटर जो आपकी आग बुझाने के लिए आ रहा है, इन सबको ट्रेन सिविल डिफेंस ने किया। अच्छा, तो यकीनन सिविल डिफेंस का एक्ट है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट में रूल्स हैं, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंसेस में क्लासेज हैं, हर जगह फायर सेफ्टी को कहीं नजरअंदाज नहीं किया गया। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव फायर एक्ट होता है, वो नहीं है मुल्क में। ठीक है। फायर की लेजिस्लेशन के हवाले से बात यह है कि ये एक होता है ना, कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट वो बन जाए। हम पार्ट्स एंड पार्सल में छोटे छोटे काम तो जगह जगह हैं, उनसे अलग हट के एक एक्ट पे जाएं। जैसे हालिया पाकिस्तान में एक बहुत खूबसूरत कोशिश हुई है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान बनाए, ये अभी आए हैं। अगर ये चीज़ें, ये लेजिस्लेशन की तरफ कदम है, आगे बढ़ रहे हैं जी। तो अगर ये फायर एक्ट एक आ जाता है पाकिस्तान में तो दैन इसके लिए फिर कैरियर काउंसलिंग और ये सारी चीज़ें होंगी। आज दुनिया में फायर फाइटर को मॉडर्न वर्ल्ड में अगर ज्वाइन करना होता है तो जिस तरह हम ISSB की तैयारी करते हैं, जैसे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, इस तरह फायर फाइटर ज्वाइन करने के लिए आपको उन इदारों में एडमिशन लेना पड़ता है कि मैं आई वांट टू बिकम अ फायर फाइटर। अच्छा जी, मतलब वहाँ एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एक करियर है फायर फाइटर का। बिकम द नेशनल हीरोज, उनको नेशनल हीरोज कहा जाता है।
ठीक है। और हमारे यहाँ कुछ पता हमारे नहीं इस तरह की होता। काउंसलिंग नहीं है, जिसको कहीं जॉब नहीं मिलेगी वो फायर फाइटिंग में जाएगा। मैंने बताया ये अंडर एस्टिमेटेड प्रोफेशन है, इसको एज ए करियर कोई नहीं ले रहा है। इसके लिए कोई आगाही मुहिम भी होनी चाहिए। यकीनन आगाही मुहिम जो अब तक सिविल डिफेंस के, अगर कभी कोई आपको मौका लगे या किसी फायर स्टेशन पे आएंगे तो आपके लिए यकीनन एक सरप्राइजेज इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे, कि वहाँ अपने तौर पे जो उनकी एफर्ट्स हैं वो दी बेस्ट अपने तौर पे कर भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा अख्तर साहब कि क्या आपका जो इदारा है ये KMC, कंटोनमेंट और दीगर इंडस्ट्रियल साइट्स के जो दायरा इख्तियार में आने वाले इलाके हैं उनमें भी अपनी खिदमात देता है, और अब तक कुछ अहम कामयाबियाँ भी हासिल की हैं आपने? हाँ, यकीनन है। इस वक्त देखिए कोई भी एक डिपार्टमेंट, अब मैंने गुजारिश की थी कि सेफ्टी इज़ एवरीवन्स रिस्पांसिबिलिटी, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में इंसिडेंट हुआ उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ बाकी इदारे उसकी मदद को आएंगे। अगर अलाइड फोर्सेस पूरी दुनिया में एक मुल्क भी कहीं वॉर लड़ने जाता है तो अपने साथ 18 इतादी वो अलाइड लेके चलता है। बिल्कुल। तो इस नेचुरल टेररिस्ट के अगेंस्ट भी जब हम चलते हैं तो अलाइड फोर्सेस का हमारा कॉन्सेप्ट हम चल रहे हैं। इस वक्त कराची जैसे शहर में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ पे कंटोनमेंट्स है, यहाँ पे आर्म फोर्सेस के बेसिस हैं, उनके कंटोनमेंट्स हैं, मुख्तलिफ रेलवे की ज़मीनें हैं, कराची पोर्ट का एरिया है, KMC है, इन सब ने अपने अपने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। और यकीनन ये जो बिखरे हुआ सारा निज़ाम है, इस सारे को अगर इकट्ठा करके और एक इंसिडेंट कमांड सिस्टम बन जाए पूरा, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है। अवेलेबल रिसोर्स को स्ट्रीम लाइन करने की ज़रूरत है, सिर्फ सोर्सेज आ रहे हैं, बस इसको सिर्फ प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो अगर हम इसे एक तरीके से एक प्रॉपर वे में लेके चलेंगे तो फिर इसका आउटपुट जो होगा वो बहुत ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अच्छा, बदलती दुनिया ने फायर फाइटिंग के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार कर लिया। जैसा कि आप प्रोग्राम के आगाज़ से ही इस बात पर फोकस किए हुए हैं, बड़ा ज़ोर भी आप दे रहे हैं, आप बता भी रहे हैं कि इंटरनेशनली इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है और बहुत ज़्यादा इनको हीरोज़ का दर्जा दिया जाता है। नित नई जो टेक्नोलॉजी है वो भी मुतारिफ़ की जाती है ना। इसमें पाकिस्तान में इस शोबे को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। जो बुनियादी वजह है वो क्या आप देखते हैं, आपकी नज़र में क्या वजह क्या है? दुनिया ने भी अपने आप को बेहतर करने के लिए पहले सीखा, फिर आगे बढ़े। ठीक। ये जो आज हमारे सामने मिसाली मुआशरे मौजूद हैं, ये मिसाली नहीं थे, उनको मिसाली बनाया गया। ठीक है। ये पिछली 2 दहाइयों में तकरीबन तब्दीलियाँ आई हैं। अमेरिका में एक ब्लू रिबन पैनल बना था आज से को 20 साल पहले, 25 साल पहले। उन्होंने ब्लू रिबन पैनल ने एक रिपोर्ट लिखी, अमेरिका बर्निंग, अमेरिका जल रहा है। उस अमेरिका जल रहा है के बाद जो है बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई। यूनाइटेड स्टेट्स फायर एडमिनिस्ट्रेशन बनी, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी बनी, हर स्टेट को इंडिपेंडेंट अपने फायर डिपार्टमेंट्स बनाए उन्होंने, फिक्स इंस्टॉलेशंस आई, फिर इसकी लेजिस्लेशन हुई। तो हमारे यहाँ भी यकीनन वक्त के साथ बेहतरी और इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर है, लेकिन इसको जिस तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है उस तरीके से शायद अभी तक प्रायोरिटी नहीं बन पाई है। इसको प्रायोरिटाइज़ करना होगा। अमेरिका में अगर 72,000 फायर फाइटर पे रोल पर हैं तो 1.2 मिलियन जो हैं वो वॉलंटियर फायर फाइटर नहीं हैं। संडे का फायर फाइटर, फ्राइडे का फायर फाइटर, 4 घंटे का फायर फाइटर, इसी तरह पूरे यूरोप में वॉलंटियर फायर फाइटर्स हैं। हमारे यहाँ वॉलंटियरिज्म की भी ज़रूरत है। फायर फाइटर यहाँ हमारा फायर फाइटिंग करने जाता है तो लोग वॉलंटियरिज्म बजाय सपोर्ट करने के मैन हैंडल कर रहे होते हैं, उनका इक्विपमेंट छीन रहे होते हैं, वो उनके अपने लॉसेस पे उनकी नज़र होती है। कई हाँ बिल्कुल, कई जगहों पे हमने देखा है कि जो फायर फाइटर्स हैं उनके साथ बड़ा मिसबिहेव किया गया है। अगर उनका पानी ख़त्म हो गया है टैंकर में या कुछ भी तो वो उनको बड़ा रूडली बिहेव करते हैं जो वहाँ के अवाम के, सारा कसूर उनका ही है। मतलब ठीक है, बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। मीडिया भी इसमें अपना किरदार मैं बड़ा अहम तरीन पहलू आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की ग्रेट फायर ऑफ पाकिस्तान जो थी वो बल्दिया गारमेंट फैक्ट्री का इंडस्ट्री था। 259 उसमें अफसोसनाक सानहा था वो ग्रेट फायर ऑफ पाकिस्तान में उसे कहता हूँ। अच्छा। उसमें जो 259 डेथ्स हुई तो जिस वक्त फायर फाइटर्स हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसमें 850 लोग थे फैक्ट्री में। अच्छा। हमने आखिर 550 लोगों को रेस्क्यू भी तो किया है। सही। सारे गेट्स बंद थे, वो किसी ने याद क्यों नहीं किया? जब फायर फाइटर वहाँ पहुँचे हैं अपनी गाड़ियाँ लेके तो वहाँ जो लोगों ने मैन हैंडल करके 2 लड़कों की पसलियाँ तोड़ी हैं फायर फाइटर को, वो जिक्र क्यों नहीं किया कि आप लेट आए हो? यार हमें इतला दी नहीं है आपने। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे इतला दी थी और मैंने सिटी फायर चीफ को उस वक्त बताया तो शाम को 2 घंटे बाद इतला गाड़ियाँ तब निकली और फायर फाइटर को मैंने हैंडल किया। 550 लोग इसके बावजूद रेस्क्यू किए गए। हमारी बुरे पहलू पे नज़र है लेकिन इसके रोशन पहलू भी तो हैं। फायर फाइटर वो काम भी तो कर रहे हैं। ठीक है, मिसकम्युनिकेट भी करते हैं लोग ना, मतलब वो कि आपने इतला तो दी नहीं है लेकिन जब वो मदद के लिए आया है बंदा तो फिर उसको मिसबिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, बहुत अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है। अच्छा, आपको क्या मुश्किल क्या पेश आती है? क्योंकि अब कराची तो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तंग गलियां हैं और अक्सर अब जो जहाँ भी आग लगने के वाक़यात हुए हैं वहाँ पर एक सवाल ज़रूर होता है, कोई
एग्ज़िट वे नहीं था उनका, कोई उनका ऐसा रास्ता नहीं था जो हंगामी सूरत हाल में लोग वहाँ से निकल सकते। तो ऐसी सूरत में आप किन मुश्किलात को फेस करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, इसमें प्रॉब्लम तो नो डाउट है हमें, और हमें हर हाल में एक्सेस भी करना होता है, लेकिन एक बुनियादी बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि फायर डिपार्टमेंट इज़ द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। प्लानिंग फेज़ के अंदर कमज़ोरियाँ, आज जाते हुए सिर्फ मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, जाते हुए सिर्फ छत की तरफ देखिएगा, आसमान की तरफ देखिएगा, आपको केबल्स का एक जंगल नजर आएगा शहर में। मैं हाई राइज फायर फाइटिंग कैसे करूँ, मैं अपनी गाड़ी कैसे लगाऊँ वहाँ पे? टेलीफोन लाइन को मैं बड़े बेहतियाती के साथ भी हाथ लगा लेता हूँ। टेलीफोन लाइन है, वो उसमें इलेक्ट्रिक का कुंडा लिया हुआ है किसी ने, मेरे लोग जो इलेक्ट्रिक्यूट हो जाते हैं उसमें। ये सारे प्रॉब्लम हैं, तंग गलियाँ, कंजस्शन। इसके साथ साथ जो हाई राइज बिल्डिंग में, जैसे हालिया हाई राइज बिल्डिंग के वाक़यात जो हैं, उनकी वजह से हमें तनकीद का निशाना बनना पड़ा। इंजीनियरिंग नॉर्म्स हैं पूरी दुनिया में कि सिंगल और डबल बिल्डिंग के अलावा 75 फीट तक जो बिल्डिंगें हैं वो कसीरुल मंजिला हैं, और उससे ऊपर की बिल्डिंगें फलकबोस हैं, हाई राइज हैं, वो स्काई स्क्रैपर्स हैं। 75 फीट से ऊपर फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी का पानी जाता ही नहीं है, इंजीनियरिंग रूल है ये। अच्छा जी, जब 75 तक उसका जेट जा ही नहीं रहा, तो आप 200 फीट की हाइट पे हमसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फायर फाइटिंग करें? ठीक है। ज़रूरी है कि हर हाई राइज बिल्डिंग और स्काई स्क्रैपर को एज अ शिप कंसीडर किया जाए, और शिप जो है सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसको बाहर से मदद नहीं आया करती, उसका अपना सिस्टम होता है। अच्छा, हमारी कराची की तकरीबन 30,000 बिल्डिंगें जो ग्राउंड प्लस 4 एंड अबव हैं, उनमें से ज़रा आप अदादुशुमार देख लीजिएगा कि कितनों में जो है फायर फाइटिंग सिस्टम है। नहीं, ये तो पता ही नहीं है ना किसी को, मुझे भी ये चीज़ नहीं मालूम कि उनका अपना फायर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो ये देखते हैं कि जहाँ कहीं आग लगती है, अगर स्नार्कल नहीं पहुँचा उस बिल्डिंग तक या उस फ्लोर तक, तो तनकीद का निशाना फ़ौरन फायर ब्रिगेड को बनाया जाता है। 75 फीट से ऊपर हम लेकिन ये उनका तो पता ही सिस्टम नहीं यूज़ है करेंगे। कि उसके रूल क्या हैं, या उसके पास इक्विपमेंट क्या है, उसको कितना आप एजुकेट कर रहे हैं, आप उसको कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल मालूम नहीं। तनकीद ज़रूर होती है। बहुत सही आपने बात कही। अच्छा, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो अक्सर जगहों पर लगे हुए होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन है वो तो कुछ ऐसी है कि अक्सरियत एक्सटिंग्विशर की होती है वो एक्सपायर हो चुकी थी। इस बारे में भी बात करेंगे, आपसे मज़ीद जानेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। इंतहाई अहम गुफ्तगू इस वक्त सईद अख्तर जदून साहब स्टूडियो में हमारे कर रहे हैं। आधे ज़िंदगी के वाक़यात और जो मुश्किलात वो फेस करते हैं, उस हवाले से भी बताया। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछा था, जो अक्सर एक्सपायर लगा होता है, वो एज अ मॉडल तो वो लगा होता है कि यहाँ पर है लगा हुआ, लेकिन वो एक्सपायर होता है। कितना कारगर होता है ये एक्सपायरी? गुड, ये आम हमारी आवाम से मुतल्लिक सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। फायर एक्सटिंग्विशर इन हैंड इज़ बेटर दैन 2 फायर ट्रक्स ऑन द वे। अच्छा, आपके शहर के 20 फायर ब्रिगेडों से ज़्यादा कीमती है आपका वो फायर एक्सटिंग्विशर जो आपके हाथ में। अगर वो एक्सपायर ना हुआ हो तो 3 से 5 मिनट में आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फायर डिपार्टमेंट ज़रा लेट आएगा, उन 3 से 5 मिनट में आपके पास फर्स्ट एंड फाइनल होप है फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर के बगैर कोई घर रहने के काबिल नहीं है। गाड़ी में, घर में, ऑफिस में, शॉप में, यस ऑफ कोर्स। अच्छा, घर में तो मैंने नहीं, मतलब घर में होम तो स्वीट होम, मेरा घर मेरी जन्नत, जन्नत में जहन्नुम बनाई हुई है हमने। फायर एक्सटिंग्विशर आप अपनी बेटियों को और बहनों को जहेज में दें, आप ज़रूरी हो गया ये। आपके बच्चे गाड़ियों में स्कूल जा रहे हैं, आपने फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ी में चेक ही नहीं किया। ठीक है। आप पिकनिक प्लान करते हैं, उसमें लेके चलें आप। फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा सिंपल है चलाने में। इसके अंदर से निकलने वाली चीज़ें ह्यूमन बॉडी के लिए कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, उनका चलाना बहुत ईजी है, और ये हर घर में होना चाहिए। इसमें जहाँ तक एक्सपायरी की आपने बात की है, तो इसमें हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर 5 से 8 साल तक एक्सपायर नहीं होता है। अच्छा, ये इसकी इंस्पेक्शन डेट होती है कि आप इंस्पेक्शन एनुअली ना कराएं, आप इसकी मंथली इंस्पेक्शन करवाएं, क्वार्टरली कराएं, इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें। ठीक। फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड नहीं होते। हमारे यहाँ एक्सटिंग्विशर में सिर्फ ये इशू है कि हमारा जो मार्केट में वेंडर बैठा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर बेच रहा है, उस पर लीगल चेक कोई नहीं है कि ये एक्सटिंग्विशर पूरी दुनिया में इन पर पाबंदी लग चुकी है, ये आप क्यों बेच रहे हैं। 18 किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर पूरी दुनिया में पाबंदी लगी है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, तेजाब वाला एक्सटिंग्विशर बंद हो चुका 18 साल पहले, हमारी मार्केट में बिक रहा है। हेलोन कोई चेक नहीं है। नहीं, हेलोन पूरी दुनिया में इस वक्त ओजोन डिप्लेशन की सबसे बड़ी वजह है। इस कुर्रा अर्श की बका का सवाल है
नॉर्थ पोल पे पंक्चर हो रहा है वो, और उसकी सबसे बड़ी वजूहत में से एक वजह ओजोन डिप्लेशन की हेलोन है। हमारे पाकिस्तान में आपकी इंडस्ट्री में जगह जगह BCF और मुख्तलिफ किस्म के हेलोन के एक्सटिंग्विशर नज़र आ रहे हैं आपको। हेलोन भी नहीं है वो। और जो एक्सटिंग्विशर में जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? वो एक्सटिंग्विशर में नॉर्मली जो है वो गैसेस डाली जाती हैं जो उसको सपोर्ट ना करे फायर को। नाइट्रोजन भर देते हैं, CO2 भर देते हैं, फ्रियोन गैसेस भरी जाती हैं। पाकिस्तान में वो हार्मफुल नहीं है किसी तरह, बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बेसिकली हम 21% जो नॉर्मल एयर में जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है 21% है, हम इसको डिस्टर्ब करते हैं। हम इसको 19% से नीचे ले आते हैं, फायर खत्म हो जाता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात कही होम स्वीट होम का, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। ये तो तसव्वुर ही नहीं है हमारे माशरे में, सोसाइटी में कोई तसव्वुर नहीं है कि घर में भी कोई फायर एक्सटिंग्विशर लगा होना चाहिए। ऑफिसेज में तो है, मुख्तलिफ जगहों पे है सारे, ठीक है वहाँ पे है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे भी लगा हुआ हमने देखा है, लेकिन घर में नहीं है ऐसा कोई तसव्वुर। अब मुझे ये बताइए कि अगर एक आम शख्स फायर एक्सटिंग्विशर लेना चाहे घर के लिए, जैसे आपने कहा कि बेटियों को जहेज़ में देना चाहिए, और बहुत अच्छी बात कही आपने, तो वो कहाँ से परचेज़ करे, कितने का परचेज़ कर सकता है वो, कितना इसकी क्या कीमत क्या है, ज़रा ये भी बता दीजिए तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसमें जब भी हम बीमार होते हैं तो हम मेडिकल स्टोर पे ले जाते हैं, हम डॉक्टर के पास पहले जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है हम वो मेडिसिन लेते हैं। ठीक है। हमारे घर को एक डिजीज़ है, एक बीमारी है कि इसमें फायर हो सकती है। अब इसके लिए हमें इसके डॉक्टर के पास जाना होगा, हमें इसके स्टोर पे ना जाएं कि हमें एक्सटिंग्विशर दे दो। ठीक है। हम किसी भी अपने जानने वालों का लोकल फायर स्टेशन पे जाएं और लोकल फायर स्टेशन पे वहाँ पे काउंसलिंग ले लें, उससे पूछ लें मेरा घर है 220 गज का है, मुझे उसमें एक्सटिंग्विशर लगाना है, मैं ड्राई केमिकल पाउडर लगाऊँ, फोम लगाऊँ, वाटर बेस लगाऊँ, कौन सा एक्सटिंग्विशर लगाऊँ। वो आपको बता देगा कि जी घर में 2 kg का एक एक्सटिंग्विशर ड्राई केमिकल पाउडर का आप लगा लें, 240 गज के घर के लिए काफ़ी है। ठीक है, लगा देगा वो। अपने तौर पे आप जाएंगे तो क्या कीमत क्या होती है इस सिलेंडर की जो आप बता रहे हैं? 1200-1500 रुपये से 2500 रुपये तक एक घर की हिफाजत। इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है कि जो जान से ज़्यादा तो बहरहाल कोई चीज़ भी अहम नहीं है। पिछले 22 बरस से मैं हर शादी में लोगों को तोहफे में ये फायर एक्सटिंग्विशर देता हूँ। अच्छा। और वो टॉक ऑफ इवेंट बन जाता है। और वो बच्चे बच्चियाँ जिनकी शादियाँ हुई, यकीन करें कि दे लव मी, वो मुझे सिर्फ मेरी इस बात से उन्होंने आज तक याद रखा है कि हमारी शादी में हमें फायर एक्सटिंग्विशर कर लेती है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने अख्तर साहब। हमारे मुल्क में जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है, इसकी तरबियत का कोई ऐसा इदारा हो, इसके भर्ती का क्या सिस्टम है, क्या इसको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, थोड़ा सा इस बारे में नाज़रीन से शेयर कीजिए। जी, इसमें यह है कि पाकिस्तान में इन जनरल जो है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, पाकिस्तान के हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं, और राउंड द ईयर उनकी ट्रेनिंग चलती रहती हैं। और मैं आपने ये जो अपॉर्चुनिटी दी इसका फ़ायदा लेते हुए बताऊंगा कि पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारी अखलाकी बुराइयाँ और इदारों में कमज़ोरियाँ आई हैं, शायद आप इस बात पे फ़ख्र करेंगी कि फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल पाकिस्तान के वो इदारे हैं कि जो किसी सूरत में भी किलिंग लाइसेंस नहीं देते, बगैर ट्रेनिंग किए उनके यहाँ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। 4 वीक्स 6 वीक्स और ख़वातीन के कोर्सेज वो करवाते हैं। एक तो ट्रेनिंग वहाँ से होती है। जो भी इदारा, चाहे वो आर्म फोर्सेस हों या गवर्नमेंट फेडरल एंड प्रोविंशियल या ऑटोनमस बॉडीज़ या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जब वो इंडक्ट करती हैं अपने यहाँ फायर फाइटर्स को, तो उनकी अपनी भी एक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग करवाती हैं। फिर इसके अलावा राउंड द ईयर इनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग चलती रहती है, तो इनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती रहती है। ठीक, ये तो हर इदारे में है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये एक फ़ायर फाइटर की जो ज़िंदगी होती है, क्या इसकी कोई इंश्योरेंस वगैरह होती है? अगर फायर फाइटर ज़ख्मी हो जाता है या खुदा न खास्ता उसकी कीमती जान ज़ाया हो जाती है, तो लवाहिकीन को कुछ मुआवजा वगैरह मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक इनकी वो जनरल इंश्योरेंस है, जो भी ग्रुप इंश्योरेंस है, सारी चीज़ें वही मिलती हैं। सिर्फ स्पेसिफिकली अलग से फायर फाइटर्स के लिए कोई चीज़ नहीं है कि इनकी नेचर ऑफ जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है, कोई मैसिव इंजरी हो जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए ऐसी चीज़ है नहीं। ये और बात है कि जब कोई इस तरह का हादसा हो जाता है तो लोगों की हमदर्दियाँ हो जाती हैं, उन हमदर्दियों की वजह से स्पेशल केस के तौर पे इनको आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये आग बुझाने के लिए तो पानी इस्तेमाल किया जाता था, एक वक्त था जब पानी के वो बाउज़र्स वगैरह आते थे। अब केमिकल फोम वगैरह ये सारी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं, तो आपके इदारे में ये सारी फैसिलिटीज़ हैं?
प्रॉपर? यकीनन एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स पे तो इसके बगैर ज़रूरत नहीं है कि हमारा गैर कौन मुल्कियों से सा भी वास्ता रहता है। केमिकल या फोम कौन सा इस्तेमाल गैर करते मुल्की हैं? भी आते हैं हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स पे, वो हमारे ऑडिटर होते हैं, हमें वो देख रहे होते हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के देखें जी, ड्राई केमिकल पाउडर है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी पे हम पानी इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। ऑयल के स्टोरेज हैं, रिजर्वायर्स हैं, उनके ऊपर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया का हर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो पानी से हल्का है, पानी नीचे चला जाता है, वो फ्यूल ऊपर आ जाता है। लिहाजा हमें लाइटर वेट कोई चीज़ चाहिए होती है, एक्सटिंक्शन एजेंट, जिसमें हम फोम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा पानी तो एट द एंड फाइनल सोल्यूशन वही है। ठीक है। केएमसी वगैरह में ये है फोम और केमिकल यूज़ करते हैं केएमसी का जो इदारा है? बिल्कुल, उनके पास इस शहर के अंदर जो पोटेंशियल हैं, थ्रेट्स हैं, मौजूद हैं जहाँ जहाँ, उसके हवाले से वो उसको एड्रेस करते हैं और उनके पास रिजर्व में होते हैं। देखिए इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है, उनको भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। लेकिन इस इदारे को, मुझे लगता है इस इदारे को बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, जितना अहमियत का ये हामिल है उस हवाले से इसको हुकूमती तवज्जो मिल नहीं रही है। नहीं, हुकूमत की जहाँ तक देखें, वही मैंने बताया कि प्रॉपर टैलेंट हंटिंग होगी, लोग उनको बताएंगे। हम अल्लाह से मांगें, हमें मांगना नहीं आता, हमें मिलता है, हमें अपनी हुकूमतों से मांगना नहीं आता, इसलिए हमें नहीं मिलता, हमें मांगने की अदा नहीं आती है। अदरवाइज़ ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि कराची एक ट्रेंड सेटर सिटी है। पाकिस्तान के एक एक गाँव, एक एक देहात, एक एक गोट की यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है। कराची को आप दी बेस्ट कर लें, इसको आप फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल बना दें, पूरा मुल्क आइडियल हो जाएगा। ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम के लिए? आवाम के लिए और ख़वास के लिए, दोनों के लिए ये है कि 1936 में कराची में इंग्लिश रूल में एक फायर फाइटिंग पंप्स लगाए गए समंदर के किनारे। गोरा कब्रिस्तान से लेकर और सोल्जर बाज़ार तक फायर फाइटिंग का अंडरग्राउंड नेटवर्क बिछाया गया। हर संडे को वो सिस्टम टेस्ट होता था। ठीक है। लोग कहते हैं कराची के रोड धुला करते थे, रोड कभी भी नहीं धुला, वो फायर फाइटिंग का सिस्टम टेस्ट होता था। अच्छा जी, उस सिस्टम को दोबारा रिवैम्प करने की ज़रूरत है, दोबारा लाने की ज़रूरत है। कुदरत का अजीम अनमोल सरमाया हमारे पास पड़ा हुआ है समंदर, इससे इस शहर के ऊपर पूरे समंदर को फेंक दें आप, इसमें आग नहीं पड़ेगी। हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर जो है आपको फायर फाइटिंग की कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, और अपने घरों में होम स्वीट होम में जहाँ पे उनकी जन्नत रहती है, उनकी माएँ रहती हैं, जिनके लिए वो जीते और मरते हैं, अपने उस घर को मुकम्मल करें। वो नामुकम्मल है, उसको कंप्लीट करें। फायर किल्स, आग यकीनन हलाकत का वजह बनती है, बट वी कैन प्रिवेंट इट, हम इससे बच सकते हैं। ठीक है। तो इससे बचने के लिए हैज़र्ड हंटर बने, अपने माहौल के अंदर मौजूद जो खतरात है उनको शिकार करें, इससे पहले कि वो खतरा आपको शिकार कर लें। ठीक है। बहुत शुक्रिया सईद अख्तर जदून साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, और इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छी बातों के लिए, इतनी अच्छी मालूमात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, फ़ायर फाइटर्स हमारे नेशनल हीरो हैं और हुकूमती सरपरस्ती की और तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कानूनी इस्लाहात की ज़रूरत है। ये इंतहाई अहम इदारा है और इस तरफ तवज्जो देनी ही चाहिए। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।